अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि जैसा आप लोगों को पता है कि फिस्कल ईयर जो है एंड होने वाला है। जो फाइनेंशियल ईयर है वो नॉर्मल ईयर से डिफरेंट होता है, कैलेंडर ईयर से। वो जुलाई लास्ट ईयर के जून तक चलता है। तो अभी वाला फिस्कल ईयर जो था वो जुलाई 2025 से जून 2026 तक चला है। और इसके ख़त्म होने में अब बस मेरे ख्याल से 2 वर्किंग डेज़ और हैं। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज पे आता है तो बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को कॉल करने लगते हैं। इनकम फंड्स वाले और कैश फंड्स, मनी मार्केट फंड्स वाले भी, और दूसरे भी जो इक्विटी फंड्स होते हैं वो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके हवाले से लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हम ये इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। अगर आप बात करें मनी मार्केट फंड्स की, तो उसमें तो कन्वर्जन में डेफिनेटली एज है 10% की टैक्स सेविंग का, क्योंकि जो दूसरे फंड्स होते हैं जो कि इनकम स्पेसिफिक फंड्स होते हैं, जैसे मीलान में अगर रोज़ाना आमदनी फ़ंड है जो कि रोज़ डेली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उस पे 25% टैक्स लगता है। और जो MCF है, मीलान कैश फंड है, उस पे जो है वो 15% टैक्स लगता है। तो इसकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि आप थ्रू आउट द ईयर आप 15% वाले यानी MCF में रखें और आखिरी के दिनों में रोज़ाना आमदनी में कन्वर्ट कर लें। उससे होता ये है कि आप 25% के जब डिविडेंड आता है तो 25% के टैक्स से बच जाते हैं और आपको 15% का CGT लगता है। तो अब जैसे कि बुक क्लोजर डेट्स वो अनाउंस कर देते हैं, जब वो डिविडेंड आ जाता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है अकाउंट में, तो आप दोबारा से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर से आप अपनी वही वाली जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने चीज़ बताई, ये इक्विटी फंड्स में भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसमें लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इसमें तो 15% ही CGT रेट है, और जो इक्विटी फंड्स में डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिविडेंड की वो भी 15% ही टैक्सेबल होती है, वो 25% नहीं होती। तो उसमें क्या है, अब उसमें भी एक थोड़ा सा कैच ये है कि जो NAV है वो गिर जाता है, क्योंकि जैसे अगर आप किसी स्टॉक को भी लेंगे, किसी शेयर को भी ख़रीदेंगे स्टॉक मार्केट में, तो जब डिविडेंड की जो डेट होती है, जो भी उन्होंने अनाउंस की हुई होती है कंपनी ने, उसके बाद वो डिविडेंड, वो जो कंपनी है वो उसकी X प्राइस पे ट्रेड होने लगती है, जो कि डिविडेंड वाली कीमत उससे माइनस हो जाती है, और वो डिविडेंड आपके पास आ जाता है 25% या 15% टैक्स लग के बेसिकली। तो बिल्कुल इसी तरह समझें कि इक्विटी फंड्स में भी चलता है कि वो जब NAV डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिविडेंड अनाउंस करता है, तो वो उसमें से माइनस हो जाती है वो प्राइस जो भी उन्होंने डेट रखी होती है, और उसके अगले दिन वो XNAV पे ट्रेड होने लगती है, और उसके एडिशनल यूनिट्स आपको मिल जाते हैं डिविडेंड की सूरत में, अगर आपने री इन्वेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, और बाकी जो है 15% टैक्स कट जाता है। अब इसमें CGT कहाँ गया? अगर आपको कोई अनरियलाइज्ड गेन था इक्विटी फंड में, तो वो अनरियलाइज्ड गेन जो है वो भी उसी वक्त कटता है। तो इन अ वे कोई एज सच फ़र्क नहीं है। इक्विटी फंड में अगर आप हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है आप इधर उससे उधर कन्वर्ट करने का, बल्कि शायद आप गलती से ज़्यादा ही चार्जेस कट जाएं, क्योंकि जो इक्विटी फंड्स उनमें फ्रंट एंड चार्जेस भी होते हैं। अगर आप बहुत सारे फंड्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं थ्रू बैंक अकाउंट्स विदाउट एंटरिंग एनी अदर फंड फर्स्ट, तो ये अप्रोच रिकमेंडेड नहीं है इक्विटी फंड्स के लिए। मनी मार्केट फंड्स के लिए ये ऑब्वियसली रिकमेंडेड है कि आप बुक क्लोजर डेट से पहले जो है वो डिविडेंड, डेली डिविडेंड वाले फंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जहाँ भी आपने AMC में और दिल्ली एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अपना अकाउंट खोला हुआ है, HBL में, मीलान में, कहीं भी, आप उनसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, वो खुद आपको गाइड कर देंगे, बल्कि वो खुद ही पूछ रहे होते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। इक्विटी फंड्स के हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता
ये भी मैं क्लियर कर दूँ। तो 15% ही कटता है, और वो जो टैक्स डिविडेंड का है वो तो वैसे भी कटना ही है। CGT चाहे उसको एज CGT ले लें या एज डिविडेंड टैक्स ले लें, लेकिन उसके रेट में फ़र्क नहीं है इक्विटीज़ में। तो वो मामला जो है बराबरी है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।